उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला एक मुकबदिर लड़का जो कि बोल और सुन नहीं सकता था, वो प्रयागराज जाता है एक विद्यालय में। वहाँ पे वो साइन लैंग्वेज सीखने के लिए जाता है। वहाँ पे वो कुछ समय तक रुकता भी है। तभी वहाँ पे उसे एक दंपत्ति मिलता है, पति और पत्नी थे। उनसे उसकी बोलचाल हो जाती है। उसी बोलचाल में क्या होता है दोस्तों, जो पति और पत्नी थे वो भी मुकबदिर थे, ना बोल सकते थे ना सुन सकते थे। पति क्या करता है, इस लड़के की आईडी चुरा लेता है और आईडी को अपने पास रख लेता है और उसी आईडी से एक सिम निकलवा लेता है ताकि वो मोबाइल पे बात कर सके, वीडियो कॉलिंग पे बात कर सके। इसके बाद जो बनारस वाला लड़का था वो अपने घर पे वापस चला जाता है। पति पत्नी प्रयागराज में ही रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो पति और पत्नी हैं, कुछ समय बाद इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। और जिस समय पे घर में लाशें पाई थी तो इन पति पत्नी की नहीं बल्कि 3 लाशें थीं। पति पत्नी भी थे और एक महिला भी थी। अब जैसे ही 3 लाशें सामने आती हैं, सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये मुकबदिर पति पत्नी हैं, इनकी हत्या कौन कर सकता है। और जो तीसरी लाश है, जो महिला है तीसरी, ये कौन है, बस यही जानना था। अब पुलिस वाले जो है इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं और समय लगता है, 2 से 3 दिन का समय लगता है। लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पुलिस वाले इस पूरे केस का खुलासा कर देते हैं। और जब खुलासा होके सामने आता है कि आखिर इन तीनों की हत्या किसने की और क्यों की, जब हत्याकांड का खुलासा होता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी इन्हीं 3 लोगों के ऊपर है कि आखिर इनकी हत्या किसने की, क्यों की, और जो मोबाइल है उस मोबाइल से ही इनका केस का खुलासा हुआ था। मोबाइल चोरी हुआ था, उसी की वजह से इस केस का खुलासा हुआ है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप दिख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। और प्रयागराज में ही एक थाना लगता है शाहगंज। शाहगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला लगता है जिसका नाम है गढ़ी कला। और गढ़ी कला में ही एक मकान है, 3 मंजिला मकान है। इस मकान की मालकिन का नाम है सुशीला देवी। सुशीला देवी इस घर में अपने बेटे पंकज के साथ रहती हैं। पंकज ऑटो रिक्शा चलाता है। ग्राउंड फ्लोर पे पंकज और सुशीला देवी रहती हैं। फर्स्ट फ्लोर पे पति पत्नी रहते हैं। और जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे 3 लड़के रहते हैं जिनका नाम है अतुल, धनंजय और ऋषि। ये तीनों लड़के क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और ट्रेनों में घूम घूम के खाना बेचते हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर पे पति पत्नी रहते हैं वो लोग जो है कबाड़ी का काम करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, ना किसी से कोई लेना था ना देना था। ये तारीख है 4 अगस्त 2026। 4 अगस्त 2026 की सुबह क्या होता है दोस्तों, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का समय होता है। घर की मालकिन सुशीला देवी जो है घर में घूम रही होती हैं। तभी वो देखती हैं कि पहली मंजिल पे जो पति पत्नी रहते हैं उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। तभी वो किसी को बुलाती हैं, अड़ोसी पड़ोसी, वो कहते हैं कि ज़रा देख के आना इनका दरवाज़ा कैसे खुल रहा है, ये लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, ना कोई काम धाम करते हुए नजर आ रहे, नहीं तो ये तो सुबह चले जाते हैं कबाड़ा बीनने के लिए। अब जो पड़ोसी है वो दरवाजे के पास जाता है और दरवाज़ा खोल के देखता है। जैसे ही वो अंदर का नज़ारा देखता है तो दोस्तों उसके मुँह से चीख निकल जाती है। चीख निकलने की वजह ये थी कि कमरे के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थी। पहले वो पति और पत्नी और दूसरी वो महिला, एक महिला और थी इस घर में। अब पति पत्नी को तो जो मकान की मालकिन है वो जानती है, लेकिन ये तीसरी महिला कौन है, इन्हें कौन मार गया, किसी को कुछ पता कैसे नहीं चला, ये भी सोचने वाली बात थी। इतनी ही देर में जो सुशीला देवी है मकान की मालकिन, वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस की टीम वहाँ पे आ जाती है और जिस समय पे पुलिस की टीम आती है तो मोहल्ले में हल्ला हो जाता है कि भाई एक ही घर के अंदर 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। भीड़ लग जाती है वहाँ पे ये देखने के लिए कि आखिर किसकी हत्या हुई है। अब दोस्तों, पुलिस की टीम आती है, फॉरेंसिक की टीम आती है, सभी आला अधिकारी वहाँ पे आ जाते हैं और फिर घर में जो है चप्पे चप्पे की जांच पड़ताल की जाती है। जो 3 लाशें पड़ी हुई थीं उन लाशों की बगल में एक सिलेंडर भी पड़ा हुआ था और उस सिलेंडर पे जो है बहुत सारा खून लगा हुआ था। उसे देख के साफ लग रहा था कि जो सिलेंडर है उसी से कूट कूट के इन तीनों को मारा गया है। पुलिस क्या करती है, इन तीनों की लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, पूरे कमरे की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है, फोटोग्राफी होती है, सब कुछ होता है। और इसके बाद मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सुशीला देवी से बात की जाती है कि ये दोनों कौन हैं और इनके साथ तीसरी कौन है। तो सुशीला देवी बताती है
कि ये दो जो पति पत्नी हैं ये पहले 2.5 साल पहले भी हमारे घर में किराए पे रहते थे, लेकिन बीच में ये खाली करके चले गए थे। अब 6 महीने पहले ये वापस यहाँ पे आए हैं और 6 महीने से ही हमारे घर पे रह रहे हैं। समय से किराया दे देते हैं, किसी से कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पति पत्नी है उनकी कोई भी जानकारी नहीं मिलती। उनका नाम, पता, ठिकाना बताया जाता है कि ये कलकत्ता के रहने वाले थे, लेकिन इनके बारे में कोई जांच पड़ताल होती नहीं है। कौन है, कहाँ के, कोई जानकारी नहीं थी। बस ये पता चलता है कि ये दोनों जो है कबाड़ी का काम करते हैं और कबाड़ी के माल को जो मोहल्ले के ही कबाड़ी कारोबारी हैं श्यामलाल को ले जाके बेच देते हैं। श्यामलाल से बात की जाती है। श्यामलाल बताता है कि जो पति पत्नी हैं उन्हें वो 20 साल से जानता है और कबाड़ा बटोर के वो इसी के पास लाते थे, बेचते थे, जो पैसा होता है वो दे देते थे। पहले ये दोनों पति पत्नी क्या करते थे, सड़क के किनारे पे सोया करते थे, लेकिन अब ये लोग जो है किराए का कमरा ले लिया है, वहीं पे आके रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहीं पे सोते हैं। जो कमाई होती है कबाड़े की क्या कमाई होती है। अब जो तीसरी महिला है इसके बारे में पूछा जाता है। तीसरी महिला को श्यामलाल भी नहीं जानता कि भाई ये कौन है, कहाँ की है। लेकिन दोस्तों एक जानकारी मिलती है, ये जो दो पति पत्नी हैं ये मुकबदिर हैं। अगर देसी भाषा में बात करी जाए तो पति और पत्नी जो है बोल और सुन नहीं सकते, गूंगे बहरे हैं। अब इनके साथ जब हत्याकांड हुआ होगा तो इनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली होगी उस समय, और जिस समय हत्याकांड हो रहा होगा, जब एक को मारा जा रहा होगा तो दूसरा ये चीज़ सुन नहीं रहा होगा। तभी क्या होता है, जो पहली मंजिल पे 3 लड़के रहते थे जिसमें अतुल, धनंजय और ऋषि हैं, तो उन तीनों से बात की जाती है। और जब उन तीनों से बात की जाती है तो जो ऋषि है, हरदोई के रहने वाला ऋषि है, ऋषि से पूछा जाता है कि तुमने किसी की आवाज़ भी नहीं सुनी, तुम्हारे नीचे, घर के नीचे ही, क्योंकि ये तीनों लड़के जो हैं दूसरी मंजिल पर रहते थे और हत्याकांड हुआ था पहली मंजिल पे। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे कमरे के नीचे किसी को मारा गया है, बेदर्दी से मारा गया है, 1 नहीं 2 नहीं 3 लोगों को मारा गया है, तुम्हें आवाज़ भी नहीं आई। तो ऋषि बताता है कि सर रात को मुझे आवाज़ तो आई थी, ऐसा लगा था कि मानो सिलेंडर गिरा है, लेकिन मैं नींद में ज़्यादा था, सिलेंडर गिरा था। अब सिलेंडर तो गिरता पड़ता रहते हैं, अब गिर गया होगा किसी वजह से उठाने धरने में। अब ये थोड़ी पता था कि इनकी हत्या हो जाएगी। वो तो मैं सुबह आया हूँ तब जाके मुझे पता चला है कि जो हमारे नीचे रहते हैं पति पत्नी, उनकी किसी ने हत्या कर दी, उनके साथ में एक तीसरी महिला और है। अब तीसरी महिला कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मोहल्ले के लोगों से बातचीत की जाती है, मोहल्ले के लोगों से बातचीत की जाती है तो पता चलता है पूरे मोहल्ले में इनसे कोई भी नहीं बोलता था। ये अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले पति पत्नी थे, मुकबदिर थे, कबाड़ा गिनने वाले थे। अब इनसे कौन बोले कौन नहीं बोले कोई लेना देना नहीं था। इनके कमरे की जांच पड़ताल की जाती है और जो तलाशी ली जाती है तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो पत्नी है उसका मोबाइल वहीं पे था और जो महिला, दूसरी वाली महिला है, उसका मोबाइल भी वहीं पे था, लेकिन जो पति है उसका मोबाइल मौके पे नहीं था। अब उसका मोबाइल नंबर जो है मकान मालकिन से लिया जाता है। दोस्तों भले ही ये मुकबदिर थे लेकिन इनके पास मोबाइल थे। मोबाइल होने की वजह ये है कि ये लोग जो है या तो मैसेज में बात करते होंगे या फिर जो साइन लैंग्वेज होती है, जो मुकबदिर लोग होते हैं उनकी एक साइन लैंग्वेज भी होती है, वीडियो कॉलिंग पे बात करते होंगे, समझाते होंगे। इन तीनों के पास मोबाइल था। अब क्या होता है, जो पति है उसका मोबाइल वहाँ पे नहीं था। अब पति का मोबाइल वहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये है कि मोबाइल के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ है और जो भी कातिल है वो उस मोबाइल को चुरा के अपने साथ इसीलिए ले गया है कि उसका खुलासा हो ना जाए। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके मोबाइल को ट्राई करते हैं, फ़ोन लगाते हैं तो पता चलता है मोबाइल स्विच ऑफ है। इसीलिए पुलिस वालों ने फिर उसकी लोकेशन निकलवाई और जब लोकेशन निकलवाई तो लास्ट लोकेशन जो थी उसकी प्रयागराज का रेलवे स्टेशन है। घर से लेके प्रयागराज तक वो मोबाइल ऑन था जब गया था, लेकिन उसके बाद रेलवे स्टेशन पे वो स्विच ऑफ हो गया। अब पुलिस ने यही सोचा कि यहाँ से जो भी इस मोबाइल को लेके गया है, जो भी कातिल है, वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे गया है और वहाँ पे जाके उसने मोबाइल स्विच ऑफ किया है। उसके बाद ट्रेन में बैठा है और वहाँ से कहीं भी निकल गया जहाँ पे उसको जाना होगा। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, पूरे रास्ते के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी की रिकॉर्डिंग निकलवाते हैं कि शायद कोई मिल जाए, लेकिन कोई मिलता नहीं है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो मरा है आदमी, जो पति मरा है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं क्योंकि इनका नाम, अता, पता किसी को कुछ पता नहीं था। इसीलिए उसकी जानकारी लेने के लिए जो उसका मोबाइल नंबर है उससे उसका डाटा निकलवाया जाता है और जब डाटा निकलवाया जाता है तब जाके पता चलता है कि ये जो सिम है वो पति के नाम पर है ही नहीं। दरअसल ये जो सिम है वाराणसी के रहने वाले एक लड़के की है
और उस लड़के के पिता जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जो पीएसी है, पीएसी में हेड कांस्टेबल हैं, उनके बेटे की है। और उनका बेटा जो है वो भी मुकद्दर है। पुलिस उनके घर पे पहुंच जाती है। अब लड़के को सामने बैठाया जाता है, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं क्योंकि लड़का जो है बोल और सुन नहीं सकता था। अब उससे पूछा जाता है कि भाई एक बात बताओ, क्या तुम इन दोनों पति पत्नियों को जानते हो? तो लड़का कहता है नहीं, मैं तो नहीं जानता। वो कहते हैं कि तुम्हारे आधार की सिम जो है इनके मोबाइल में लग रही है, अब इनकी हत्या हो गई है, तुम्हारी जो आईडी है उसकी सिम इनके मोबाइल में कैसे आई? तब जाके ये लड़का बताता है कि ये कुछ समय तक प्रयागराज में रहा था और वहाँ पे एक मुकबदिर विद्यालय है, उसमें जाके इसने साइन लैंग्वेज सीखी थी। वहाँ पे ये कभी मिल गए होंगे तो मिल गए होंगे, नहीं मैं उनको जानता नहीं हूँ। अब ये वाली बात सामने आ गई। उस समय पे क्या हुआ होगा, पति या पत्नी इन दोनों में से किसी एक ने इस लड़के का आधार या कोई आईडी चुरा ली होगी और उसी के आधार पे वो लोग जो है मोबाइल सिम लेकर आ गए और उसी सिम को वो इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये सारी बात क्लियर हो गई थी कि ये जो लड़का है इसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसकी लोकेशन वगैरह सारी चीज़ देखी गई थी, उसके जानने वालों से बात की गई थी। जिस समय कत्ल हुआ था उस समय पे वो बनारस में अपने घर पे ही था। अब पुलिस ने जो है उसे क्लीन चिट दे दी। अब इसके बाद क्या करें, पुलिस वालों ने पूरे एरिया में जो है अपने मुखबिर छोड़ दिए थे। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कुछ चेहरे नजर आए थे और जब घर की तलाशी ली जा रही थी तो वहाँ पे एक फ़ोटो भी मिला था। वो फ़ोटो निकालते हैं क्योंकि जिन लोगों की हत्या हुई है वो फ़ोटो अलग है। एक लड़का था हट्टा कट्टा, उसका फ़ोटो वहाँ पे था। अब उस फोटो को सीसीटीवी कैमरों से मिलाया जाता है कि सीसीटीवी कैमरे में कोई ऐसा आता जाता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तब 3 तारीख की रात को एक लड़का सेम टू सेम जो फोटो में है वैसा ही लड़का घर में आता और जाता हुआ दिखा था, उसी रास्ते पे आता जाता दिखा था सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में। अब पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि कातिल कोई हो या ना हो यही लड़का है। इसके बाद पुलिस की टीम क्या करती है, पुलिस की एक टीम जो है उस लड़के के फ़ोटो को लेती है। आसपास में ऑटो ड्राइवर होते हैं, दुकानदार हैं, आसपास के लोग हैं, उन सभी से पूछा जाता है कि शायद कोई तो इस लड़के को जानता होगा। लेकिन दोस्तों कोई भी उस लड़के को नहीं जानता। सभी ने यही कही कि हम नहीं जानते भाई कौन है, कहाँ का है, हमने ना इसको पहले कभी देखा। अब पुलिस यहाँ पे भी मायूस हो जाती है कि जिस लड़के को हम ढूंढ रहे हैं उसे तो यहाँ पे कोई जानता ही नहीं है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, अपने मुखबिर तंत्र को तैयार कर लेते हैं और मुखबिरों को छोड़ देते हैं कि इस लड़के के बारे में जानकारी लो। अब मुखबिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं और जब मुखबिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं तो 5 अगस्त 2026 की रात को एक मुखबिर जो है पुलिस को सूचना देता है और सूचना दे के बताता है कि भगवतपुर रेलवे अंडरपास के पास वही लड़का इस समय मौजूद है, खड़ा हुआ है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। अब जैसे ही पुलिस को ये वाली सूचना मिलती है तो पुलिस की टीम क्या करती है, उस लड़के के पास जाती है, उसे हर तरफ से घेर लेती है। वो लड़का क्रिमिनल था दोस्तों, उसके पास .315 बोर की एक बंदूक थी। अब पुलिस ने जैसे उसको घेरा तुरंत उसने बंदूक निकाली और पुलिस के ऊपर फायर करने लगा। अब ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की पुलिस का निशाना तो सटीक होता है। अब उसने जैसे ही पुलिस के ऊपर फायर किया तो पुलिस ने इधर से अपने बचाव में फायर किया। उस लड़के के दोनों पैरों में गोली पड़ी थी जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उठाया जाता है और फिर अस्पताल में उसका उपचार कराया जाता है और उपचार कराने के बाद उस लड़के से पूछा जाता है कि आखिर तुमने उस मुखबिर पति पत्नी और उस तीसरी महिला की हत्या क्यों की। अब दोस्तों एक कहानी सामने निकल के आती है। दरअसल जो तीसरी महिला थी वो भी मुखबिर थी, वो भी गूंगी और बहरी थी, बोल सुन नहीं सकती थी। और जो लड़का पुलिस ने पकड़ा है वो भी मुखबिर ही है, वो भी बोल और सुन नहीं सकता। पुलिस वाले जब उससे पूछताछ कर रहे थे तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसीलिए एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट उसके सामने बैठाया जाता है जो कि इशारों में इससे बात कर सके और फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने उन तीनों की हत्या क्यों की। तब जाके ये बताता है कि जो पति पत्नी है उनको तो ये जानता था, लेकिन जो तीसरी महिला है वो कोई और नहीं, इसी की बीवी है और इसको जो है अपनी बीवी के ऊपर जो है शक था। शक ये कि जो पति पत्नी के घर पे इसकी बीवी गई थी उस पति के साथ में इसकी बीवी का जो है चक्कर चल रहा था, प्रेम प्रसंग था। और इसे ये भी शक है कि इसकी बीवी का सिर्फ एक मर्द के साथ में चक्कर नहीं चल रहा
और भी ना जाने कितने लोगों के साथ में चक्कर चल रहा है। इसकी बीवी उन दोनों पति पत्नी के साथ कभी कभी कबाड़ा बीनने जाती थी। इसकी बीवी को शराब पीने का शौक था, वो दिन में ही शराब पी लिया करती थी और शराब के लिए चाहिए थे पैसे, तो इसे ऐसा लगता था कि शायद उसकी बीवी जो है गलत काम करती है। वो बहुत दिनों से अपनी बीवी का पीछा भी कर रहा था, लेकिन कभी भी अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ नहीं पाया और ना ही उसके पास ऐसा कोई सबूत था कि उसकी बीवी ने किसी के साथ में प्रेम प्रसंग किया है। अब होता क्या है, ये तारीख थी 3 तारीख को उसकी बीवी क्या करती है, गढ़ी कला मोहल्ला पहुंच जाती है। जो पति पत्नी मुखबधिर थे, गूंगे बहरे थे, उनके घर पे पहुंच जाती है। उसने अपने इस पति को नहीं बताया, जो कातिल है इसको नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। उन दोनों के घर पे पहुंच जाती है और शाम के समय पे वो लोग जो है खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ पे बात हुई होगी कि भाई तुम अपने पति को भी बुला लो। अब ये महिला क्या करती है, वीडियो कॉलिंग करती है अपने पति को, जो कि कातिल है, इसको फ़ोन करके बताती है, इशारे में कहती है कि आ जाओ भाई, यहाँ पे हम खाना पीना खा रहे हैं। इस आदमी को ये वाली बात बड़ी बुरी लगती है कि मेरी बीवी मुझसे बिना पूछे वहाँ पे कैसे चली गई और वहाँ पहुँच गई, उसके बाद में मुझे ये जानकारी दे रही खाने पे बुला रही है। ये हो गया था गुस्से में लाल। और फिर ये क्या करता है, वहाँ से सीधे ही गढ़ी कला मोहल्ले पहुँच जाता है। रात का समय था, वहाँ पे जाके ये लोग जो है खाना पीना खाते होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, कोई उसी बीच में लोगों के बीच में कोई लड़ाई या झगड़ा कुछ हुआ होगा। इस आदमी को इतना गुस्सा आ गया, वहाँ पे जो सिलेंडर रखा हुआ था उस सिलेंडर को उठाता है और एक एक करके उन तीनों के सर में ऐसे मारता है कि वो तीनों उठ नहीं पाते, और फिर तब तक मारता है जब तक कि उन तीनों की जान न निकल जाए। वो तीनों जो 3 लोग थे, पति पत्नी और जो दूसरी महिला थी, ये तीनों थे मुखबधिर। इनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। जिस समय पे उसने सिलेंडर मारे होंगे, लड़ाई चल रही होगी, झगड़ा चल रहा होगा, तो भाई देखो सीधी सीधी बात है, आवाज़ निकलती है मुंह से तो अड़ोसी पड़ोसी को पता चलता है। इनके मुंह से बेचारों की आवाज़ नहीं निकल रही, निकल भी रही होगी तो ऐसी निकल रही होगी जैसे दम घुटने पे आवाज़ निकलती है, वो कमरे के बाहर तक जाती नहीं है। ये उन तीनों को आसानी से मार डालता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। ये सोचता है कि ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो मोबाइल इसने चुराया था, उस मोबाइल को भी पुलिस ने ट्रैक किया था, तभी जाके इसका पता चला, और पता चला तो ये पुलिस वालों की हत्या चढ़ गया। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। 2 दिन के अंदर, 24 घंटे से तो सिर्फ थोड़ा समय बढ़ा था, सिर्फ 24 घंटे से कुछ समय पहले ही 2 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। और जब खुलासा हुआ तो सभी लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि एक पति ने अपनी पत्नी और 2 पति पत्नी, उनको सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसे अपनी बीवी के ऊपर शक था, और शक की वजह से ही उसने 3 हत्याएं कर दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। चाहे हम हैं, चाहे ये मुकद्दर लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, और भी ना जाने कितनी दिक्कतें होती हैं। हमारी दुनिया और इनकी दुनिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनकी दुनिया जो है लिमिटेड होती है, इनके पास कुछ ही लोग होते हैं जिनसे बोल सुन सकते हैं, क्योंकि वही लोग इनकी भाषाएं जानते हैं। हम लोग कहीं पे जाएंगे तो हम किसी से ही बात कर सकते हैं। दुनियाएं भले ही अलग हैं, लेकिन परेशानियां दोनों के मन में एक सी हैं। उसे भी अपनी पत्नी के ऊपर शक हो रहा था, और नॉर्मल आदमी है, उसकी बीवी कहीं आती जाती उसे भी शक होता है। गुस्सा भी आता है, नॉर्मल आदमी को भी आता है, उसे भी आता है। इसे ऐसा गुस्सा आया कि इसने अपनी बीवी के साथ साथ 2 लोगों को और मार डाला। लेकिन गुस्सा करना सही थोड़ी ना है, कहाँ तक सही है। ये अपनी बीवी से बात करता, बोलता, चालता, भाई तुम यहाँ पे क्यों आई, लेकिन नहीं, उसने हत्या करना। आदमी क्या है, इस समय पे पागल हुआ पड़ा है। उसे सोचने समझने की इतनी बुद्धि नहीं है इस समय पे कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसे तो सिर्फ मार डालना है, आपा खोना है। आप देखिए, सड़क पे जाइए, कोई से गाड़ी हल्की सी टच हो जाती है, लड़ाई झगड़े गाली, सीधे पुलिस कचहरी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।